Hello students, welcome to the digital learning classes. I am Dr. Sarla Sharma and today I am going to start unit first of paper third and that is interference of light. तो interference of light की जब बात आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि interference होता क्या है. तो यहाँ देखिए मैंने interference को define किया है कि when two waves of same frequency and having a constant phase difference traverse in same direction of a medium simultaneously and superimpose on each other, then their intensity get redistributed or get modified. So this phenomenon of light is known as interference of light. अब देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं कि अगर देखिए कोई भी वेव है आपके, मैंने दो वेव यहाँ पर डिफाइन की है, एक वेव ए है एक वेव बी है. अगर बी और ए अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं तो इनके सुपरपोजिशन का कोई चांस नहीं है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगी, तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो नहीं होगा. तो अब क्या है देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रही हैं, देन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस कैन अकर. अब देखिए इसके लिए इंटरफेरेंस के होने के लिए हम कुछ कंडीशंस को डिफाइन करते हैं. वैसे तो मैंने डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. द टू वेव मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, having a constant phase difference, they should travel in same direction. तो यहाँ पे इनको अगर हम डिफाइन करें कि what are the conditions for interference, तो सबसे पहले आता है the two interfering waves must have same frequency. जो दो वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी, इंटरफेयर करेंगी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए. एंड सेकेंड इज द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनमें सेम फेज होना चाहिए या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच में होना चाहिए, तब जाके वो इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो होगा. थर्ड जो है दैट लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. इसका मतलब है कि जो लाइट सोर्सेज हैं, जो वेव्स हैं जो इंटरफेयर करेंगी, उनकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या हम बोलेंगे कि द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. फोर्थ जो कंडीशन है इंटरफेरेंस के होने के लिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव शुड बी नियरली सेम. इट कैन बी सेम और इट कैन बी नियरली सेम. फिफ्थ जो है इफ द लाइट इज पोलराइज्ड, अगर लाइट आपकी ध्रुवित है, देन द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट शुड बी सेम. तो जो पोलराइजेशन स्टेट है वो लाइट की, दोनों ही इंटरफेयरिंग वेव्स की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब कहीं जाके वो इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेरेंस है वो होगा. एंड सिक्स्थ वी कैन राइट है, मैंने लिखा नहीं है, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी ट्रेवल्ड इन सेम डायरेक्शन, मस्ट बी प्रोपगेटेड इन सेम डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी था. अब देखिए जितनी भी कंडीशन हमने देखी है इंटरफेरेंस के लिए, मैंने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में भी डिफाइन किया था कि द टू वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट. कोहेरेंट बोलेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, सेम फेज बोलेंगे, या हम बोलेंगे कि जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए. तो बेसिकली ये कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं, या मैं बोलूँ कि कला संबद्ध स्रोत हैं, वो होते क्या हैं. देखिए मैंने यहाँ डिफाइन किया है, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड आर ऑलवेज इन फेज विद ईच अदर. तो ये ऐसे दो सोर्स जिनसे निकलने वाली वेव्स एक दूसरे आपस में क्या होंगी, उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, देन वी कैन से दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट. फाइन. अगर कोई भी दो वेव्स हैं, किन्हीं भी दो सोर्स से निकलने वाली वेव्स के बीच में एक कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके बीच में सेम फेज नहीं है, देन वी कैन से द टू सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, द टू सोर्सेज आर इनकोहेरेंट. फाइन. तो हमें यहाँ पे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का डिफरेंस पता लग गया कि कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाले जो वेव्स होते हैं उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जबकि इनकोहेरेंट सोर्सेज के बीच में एक कांस्टेंट फेज एग्जिस्ट नहीं करता. या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि उनसे निकलने वाली वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होगा, और वो एक दूसरे के साथ फेज में नहीं होंगे, सेम फेज में नहीं होंगे. तो ये होते हैं हमारे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज. अब बात आती है कि सपोज करो यू हैव टू बल्ब्स, और अब मैं आपसे कहती हूँ कि क्या ये जो बल्ब हैं वो हर तरीके से, हर मैनर में दीज टू आर आइडेंटिकल, तो क्या इनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो आपस में कोहेरेंट होंगी, क्या उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे मेरा जवाब है नहीं. क्यों? क्योंकि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे, चाहे वो कितने ही एक जैसे हों. यहाँ पे क्या है देखिए कि अगर मैं बात करूँ तो एटम ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेके अपर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए 10⁻⁸ सेकंड के लिए वो वहाँ रहते हैं, देन दे डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड लेवल, और उस प्रोसेस में दे एमिट फोटोन्स. तो हर एटम का ये जो प्रोसेस 10⁻⁸ सेकंड, ये टाइम बहुत कम है. ठीक है. तो अब क्या है, ये रैंडमली एमिशंस होते हैं. तो इन रैंडम एमिशंस के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उनसे इन एमिशंस में निकलने वाली जो वेव्स हैं दे विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी और दे विल हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हम नहीं कहेंगे. तो ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, दे कैन नेवर बी कोहेरेंट. फाइन. चाहे वो आपस में कितने ही आइडेंटिकल हो. अब बात आती है कि क्योंकि इंटरफेरेंस का फिनोमेना हमें पढ़ना है आगे, अगर आपके कॉलेज रेगुलर होते हैं तो आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसमें आप इंटरफेरेंस के पैटर्न को भी देखते हैं. तो अब बात आती है कि अगर कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट नहीं होते, तो इंटरफेरेंस कराने के लिए अगर हमें कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत है तो हम किस तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो देयर आर टू मैथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज. फर्स्ट जो है दैट इज बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट.
सो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या होता है कि बाय रिफ्रैक्शन और बाय रिफ्लेक्शन, परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा वी डिवाइड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इनटू टू वेव फ्रंट्स। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सोर्स से जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसको हम दो वेव फ्रंट में डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो दो वेव फ्रंट्स होते हैं दे आर नॉट रियल, दे आर वर्चुअल। तो इन वेव फ्रंट्स से निकलने वाली जो वेव है, नाउ दे टू वेव फ्रंट्स आर कोहेरेंट। ठीक है, क्लियर हुआ कि एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, उस एक वेव फ्रंट को हमने बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्लेक्शन दो वेव फ्रंट में स्प्लिट कर दिया। नाउ दीज टू वेव फ्रंट्स आर कोहेरेंट, और इन वेव फ्रंट से जो वेव निकलेंगी दे विल बी कोहेरेंट। और इसका एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा भी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और अब इसमें आगे इस वाली यूनिट में आप आगे पढ़ेंगे भी फ्रेस्नेल्स बायोप्रिज्म। इन दोनों ही सेटअप में इंटरफेरेंस कराने के लिए जो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करे गए वो किस मेथड से प्रोड्यूस किए गए? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है दैट मेथड इज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जहां ये मैंने लिखा भी है आयाम के विभाजन द्वारा। एम्पलीट्यूड इज आयाम। अब देखिए, बाय पार्शियल रिफ्रैक्शन और बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड फॉर दिस मैथड वी नीड अ ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, जो पीछे था बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, उसके लिए जो सोर्स होना चाहिए दैट शुड बी नैरो, और वी कैन से पॉइंट सोर्स होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगी जब मैं इंटरफेरेंस ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म समझाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही कि इस मेथड के लिए बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड अ ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट वेव है उसके एम्पलीट्यूड को हम बाय रिफ्रैक्शन, बाय पार्शियल रिफ्रैक्शन, बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन, आंशिक अपवर्तन या आंशिक परावर्तन द्वारा दो भागों में बांट लेते हैं। और ये जो अब जो इंसिडेंट वेव थी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नाउ दीज टू वेव्स आर कोहेरेंट, वी कैन से दीज टू हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये कोहेरेंट होंगी। नाउ इफ दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। फाइन, तो इसका जो एग्जांपल है हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, दैट इज न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। वैसे सब आपने पढ़ा हुआ है, हम एक बार इसको रिकॉल कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो टाइप है इंटरफेरेंस की दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। अब देखिए, सपोज इसको समझते हैं कि मेरे पास दो वेव्स हैं, जिस एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी ये वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है वो A2 है। अब देखिए, अगर ये किसी पॉइंट पर ट्रैवल करती हुई मिलती हैं, इनका सुपरपोजिशन होता है, तो इनकी जो इंटेंसिटी है उसका क्या होगा? देखिए, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आएगा, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा। या मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये रिजल्टेंट वेव बनाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ के ये वाला एम्पलीट्यूड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए को मैं डिफाइन किया एज A1 प्लस A2। तो ये जो बिकॉज यहाँ पे दोनों जो वेव थी देवर इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज में थी, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस में चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनका जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, दैट इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल वेव। अब देखिए, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। तो पार्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो पार्ट डिफरेंस को मैंने डेल्टा से लिखा है, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे हम देखिए पार्ट डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें आगे करनी है जब हम इंटरफेरेंस ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और ये क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपको समझ में भी आएगा कि जो पार्ट डिफरेंस है दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n लैम्डा। देन वी कैन से कि दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि हमें वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। देखिए, इंटरफेरेंस में जब दो वेव सुपर इम्पोज होंगी तो उनकी इंटेंसिटी है वो मॉडिफाई होगी, कहीं मिनिमम होगी, कहीं मैक्सिमम होगी। तो जहाँ मैक्सिमम होगी, जो पैटर्न हमें मिलता है, एक कहीं डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, एक पैटर्न मिलता है अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। तो ये जो कंडीशन है डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। और ये यहाँ हम बोल देंगे कि इस कंडीशन पे अगर दो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस इस कंडीशन को फुलफिल करता है देन विल हैव ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब देखिए, हमें फेज डिफरेंस को डिफाइन करना है, तो वी नो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को मैं लिख सकती हूँ 2 पाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, दिस इज पार्ट डिफरेंस। तो अगर मैं फेज डिफरेंस डिफाइन करूँ इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मैं लिखूंगी डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डॉट n लैम्डा, बिकॉज दिस इज माई पार्ट डिफरेंस। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो आई हैव 2n पाई। सो डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2n पाई। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में देखते हैं तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू मे बी इट कैन बी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, सो वी कैन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इसी तरीके से अगर मैं फेज डिफरेंस को डिफाइन करूं तो आई कैन राइट 0 n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 2 पाई, n इज इक्वल टू 2 4 पाई। सो यहाँ पे जो n है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2। तो वी कैन से कि जो डेल है दैट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ
पाई. इवन का मतलब इट कैन बी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन. सो दीज आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की. देखिए जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है आपको देख के याद आ रहा होगा कि आपने कहीं पढ़ा है. सो दिस इज कंडीशन फॉर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आई मैक्सिमम. सो दिस इज इंटेंसिटी I1, I2. सो स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2. सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलत लिखा गया है. आई एम सॉरी फॉर दैट. एक मिनट, देखिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा. तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा. आई मैक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2. सो वी कैन राइट I1 स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर. आप सॉल्व करेंगे देन यू हैव I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2. तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आप हटा लीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए आई मैक्स अगर मैं लिखती हूँ तो आई मैक्स आई कैन राइट I1 प्लस I2, ठीक है. सो I1 प्लस I2 अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स. बेटा मैं फिर कह रही हूँ आपसे कि इसको आप प्लीज हटा लीजिएगा. एक मिनट, कहीं आप कंफ्यूज ना हो. सो दिस इज sorry for the inconvenience students. Yes, so this is sorry again I'm writing wrong. It's I1 plus I2 minus 2 square root I1 I2. hope it is clear now. so यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है. I max is equal to I1 plus I2 plus 2 square root I1 I2. That I can write as square root of I1 plus square root of I2 का whole square. So I max is always greater than I1 plus I2. तो भी हम कह सकते हैं कि the resultant intensity in constructive interference is always greater than the sum of individual waves. पीछे हमने यही किया था कि जो ये एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड था, या हम बात करें इंटेंसिटी की बात करें तो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी हमेशा इन दोनों वेव्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटी या इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम बोल सकते हैं विनाशी व्यतिकरण. फाइन. अब देखिए यहाँ पे दो वेव्स मैंने बनाई हैं. इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड है वो A2 है, और ये दोनों जो वेव हैं दे आर आउट ऑफ फेज, ये सेम फेज में नहीं है. देखिए इसका मैक्सिमा, इसका मिनिमा, इसका मिनिमा, इसका मैक्सिमा. इसका मतलब क्या है, दीज टू वेव्स आर नॉट इन फेज. तो जब ये किसी पॉइंट पर ट्रैवल करते हुए सुपर इम्पोज करेंगी देन इनका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा कि इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों एम्पलीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा. सो A इज A1 माइनस A2. फाइन. तो जो पार्ट डिफरेंस है फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. तो ये जो कंडीशन है दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा. मिनिमा का मतलब ये कंडीशन जहाँ फुलफिल होगी वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी. इंटरफेरेंस पैटर्न में इस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्ड्स हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी. अब देखिए एक चीज़ मैं आपको अलग से बताना चाहती हूँ. कई बुक्स में जो पार्ट डिफरेंस हमें 2n प्लस लिखा है, यहाँ पे कई जगह 2n प्लस माइनस 1, कई जगह प्लस होता है, कई जगह माइनस होता है लैम्डा बाई 2. तो अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर प्लस लिखा हुआ है, जैसे मैंने प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस के लिए n आई स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2. एंड अगर मैं माइनस की बात करती हूँ तो फॉर माइनस n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3. देयर इज नो चेंज. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप प्लस यूज करो, माइनस यूज करो, n की वैल्यूज अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेंगे. तो यहाँ पे मैंने जो लिया है दैट इज प्लस. तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और अकॉर्डिंगली इसके लिए आई कैन डिफाइन फेज डिफरेंस. सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, एंड दिस इज पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, एंड I have 0 1 2 3 and so on. So del I can write pi, that this phase difference for destructive interference should be pi, 3 pi, 5 pi. तो I can write odd multiples of pi. और अगर मैं पार्ट डिफरेंस डिफाइन करूँ तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2. तो आई कैन से कि जो पार्ट डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दैट शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. अब देखिए जैसे मैंने आई मैक्सिमम डिफाइन किया, अगर मैं आई मिनिमम डिफाइन करूँ तो आई कैन राइट आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट I1 I2. तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर. इसलिए I can define कि जो I minimum है it is always lesser than the sum of the intensity of individual waves. I1 और I2 the intensity of two interfering waves. तो हमेशा I minimum इनकी इंटेंसिटी से क्या हो, इनकी इंटेंसिटी के सम से हमेशा क्या होगा, कम होगा. अब अगर मैं I average को डिफाइन करती हूँ तो I can write I maximum plus I minimum upon 2, और I average I can define as I1 plus I2. अब देखिए सपोज जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है,
एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट। सपोज हमारी जो इंटेंसिटी हमने I नॉट मान ली, तो I मैक्सिमम जो है वो डिफाइन होगा एज 4I नॉट, I मिनिमम विल बी 0। चेक कर लीजिए आप, I मिनिमम विल बी 0, I मैक्सिमम विल बी 4I नॉट। ठीक है, और I एवरेज कितना हो जाएगा 2I नॉट। इसका एक पैटर्न बनता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बना के बताऊंगी आपको। सो ये तो आज हमने डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, और उसी के साथ हमने डिस्कस किया कि जो इंटरफेरेंस है वो कितने तरह का होता है और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशंस किस तरीके से आती हैं। ये जो एक्सप्रेशन है आई मैक्सिमम का और आई मिनिमम का, ये मैंने डिराइव नहीं किया है बिकॉज ये आप कर चुके हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये जो आई मैक्सिमम है एंड आई मिनिमम, क्योंकि ये जो है आपके न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएंगे, तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। इस डेरिवेशन की टू डिराइव आई मैक्सिमम और टू डिराइव आई मिनिमम, ये आपको नहीं करना है। और ये मान के चलती हूँ कि आपने किया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकलता है, तो ये आप चाहें तो करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।